दोस्तों, जब भी इंडिया में कोई भी हाईवे प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो लोग आखिर क्या कहते हैं? लोग बोलते हैं कि यार सरकार के पास पैसा कम पड़ गया होगा, या फिर लैंड एक्विजिशन में कोई दिक्कत आई होगी, या फिर कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट छोड़ के चला गया होगा। ये सब रीजंस वैलिड हैं, लेकिन इन सब के ऊपर एक और रीजन है जो कि कोई और नहीं बताता है। एक ऐसी चीज है जिसको बोलते हैं बिटुमेन, और बिटुमेन वो चीज है जो कि इन हाईवेज के नीचे बिछाया जाता है। उसी के दम पे पूरा हाईवे बनता है, और उसे बनाने के लिए इंडिया की अपनी गवर्नमेंट की रिफाइनरीज हैं वो एक डेलिबरेट रैशनल इकोनॉमिक चॉइस लेते हैं कि यार हमें नहीं बनाना ये चीज। और इसका मतलब ये है कि बॉस, डिमांड तो हर हाईवे के बनने के साथ साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन सप्लाई टाइट की टाइट पड़ी है। 10 मिलियन टन की तरफ जा रही है डिमांड, एंड डोमेस्टिक सप्लाई कितनी है? 5 मिलियन टन के आसपास। बाकी कहां से आएगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। और आज हम यही समझेंगे कि हमारे पूरा का पूरा जो हाईवे बिल्डिंग प्रोग्राम है उसके लिए इस प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है। एक नंबर से शुरू हो जाते हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। 2025 में इंडिया ने 8.74 मिलियन टन्स ऑफ बिटुमेन का यूज किया था। मतलब समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 90 लाख मेट्रिक टन्स। इंडिया की रिफाइनरीज ने उस साल कितना बनाया था? लगभग 51 लाख टन्स। समझ रहे हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 36 लाख टन्स का गैप है जो कि हर साल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करके फिल होता था। और ये गैप भर नहीं रहा, ये खाली बढ़ते जा रहा है। मुझे खुद जब ये पहली बार पता चला, मुझे लगा यार क्या ही मजाक लगा रखा है। हमारी अपनी जो गवर्नमेंट की रिफाइनरीज हैं वो तो इजीली प्रोड्यूस ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा खाली इसका प्रोडक्शन ही तो बढ़ाना है। इट्स ऑल इजीली डूएबल, थोड़ा सा एक्सपेंशन खाली करना है। लेकिन फिर एक और लेयर दिखी जो इस प्रॉब्लम को जेन्युइनली स्ट्रक्चरल बना देती है। डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन होता है बिटुमेन का, उसके ऊपर जो कैप लग गया है वो कोई एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, ये एक डेलिबरेट इकोनॉमिक चॉइस है। और इस चॉइस का लॉजिक समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखो, क्रूड ऑयल एक ऐसा रॉ मटेरियल जो कि जमीन या फिर समुद्र के अंदर से निकाला जाता है, ये एक मिक्सचर होता है। इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से जब अलग अलग टेम्परेचर से निकाला जाता है तब उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं। सबसे पहले निकलता है पेट्रोल, जो कि हल्का होता है, वॉलेटाइल होता है, प्राइसिंग 75 to 80 रुपीज पर किलोग्राम इक्विवेलेंट के अराउंड। फिर आता है हाई स्पीड डीजल, थोड़ा भारी होता है फिर भी बहुत प्रॉफिटेबल होता है। फिर आता है आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एयरलाइंस के लिए इंटरनेशनल प्राइसिंग पे एक्सेलेंट मार्जिन्स। और एकदम बैरल के बॉटम में जो होता है ना, वो हेवी स्टिकी एकदम मोस्ट विशियस वाला जो आपके एकदम रेजिड्यू होता है, वो होता है बिटुमेन। बॉटम ऑफ द बैरल, सिर्फ इडियम नहीं है, लिटरली यही होता है डिस्टिलेशन के अंदर। इस रेजिड्यू की प्राइसिंग इतनी कम होती है, सिर्फ 40 to 45 रुपीज पर केजी के आसपास, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पेट्रोल का वैल्यू। अब एक रिफाइनरी का जो मैनेजर होता है, खुद को जरा उसकी जगह रखो और जरा सोचो, तुम्हारे पास वो हेवी रेजिड्यू है और दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। ऑप्शन ए, वैसे ही कूल करो, ड्रम या टैंकर में डाल दो, बिटुमेन के रूप में बेचो, 40 रुपए पर किलोग्राम आराम से कमाओ। ऑप्शन बी क्या है? एक एडवांस प्रोसेसिंग यूनिट में डालो, रेजिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी बोलते हैं इसको। एक्सट्रीम हीट और प्रेशर से रेजिड्यू को तोड़ दो और उसके थ्रू पेट्रोल निकालो, डीजल निकालो, एटीएफ निकालो, एलपीजी निकालो और सबको महंगे दाम पे बेचो। तो कोई भी आदमी यहाँ पे आखिर रैशनल डिसीजन क्या लेगा? ऑप्शन बी ऑब्वियसली। और यहाँ वही बात हो रही है। एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपने विशाखापट्टनम वाली जो बड़ी वाली रिफाइनरी है इनकी, उसमें अभी एक मेगा प्रोजेक्ट नियर कंप्लीशन पे है, रेजिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी। कैपेसिटी क्या है उसकी? 3.55 मिलियन मेट्रिक टन्स, और इसमें 14,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इस प्लांट का एक ही काम है, वो वैक्यूम बॉटम्स, वो एग्जैक्ट मटेरियल जिससे बिटुमेन बनता है, इसे एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पे क्रैक करो, इससे और ज्यादा पेट्रोल और डीजल और एलपीजी बनाओ। मतलब एचपीसीएल अपनी रिफाइनरी को डेलिबरेटली अपग्रेड कर रहा है अपनी बिटुमेन प्रोडक्शन परमानेंटली एलिमिनेट करने के लिए। आप समझ रहे हो ना बात को? एक सरकारी कंपनी दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट के हाईवेज प्रोग्राम की सप्लाई चेन को परमानेंटली श्रिंक कर रहा है और ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट बना रहा है। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं खाली एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम वालों को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। ये अकेले नहीं है, यही सेम काम आईओसीएल, बीपीसीएल, ये सब लोग कर रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट जरा यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन यानी जीआरएम। मतलब क्रूड खरीदा, प्रोसेस किया, आउटपुट्स बेचा, उसका नेट मार्जिन पर बैरल आपने क्या निकाला। जितनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रिफाइनरी होगी, जितना ज्यादा वो हेवी रेजिड्यू को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा, उतना ज्यादा उसका जीआरएम बनेगा। और इसी को मेजर किया जाता है नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स से, एक नंबर जो कि बताता है कि बॉस कितनी एडवांस रिफाइनरी है ये। बहुत लोगों को याद होगा अभी जब ईरान वाला वॉर शुरू हुआ था ना, उसके बहुत लोगों ने बोला कि बॉस, दुनिया में सबसे ज्यादा नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स तो रिलायंस वालों की जामनगर की रिफाइनरी का है। उसका मतलब क्या होता है कि बॉस, वो हर तरह की क्रूड को, अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे क्रूड आते हैं, 200 से ऊपर कैटेगरी, उन सबको लेकर के उन पे काम करके तरह तरह की जो चीजें बना सकता है, उससे कितना ज्यादा मार्जिन वो बना सकता है। ये बात अब आप समझ गए होंगे। तो अगर सिंपल सभ्य भाषा में बोलूं तो हाई नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स मतलब हाई जीआरएम का चांस, मतलब हायर डिविडेंड्स, हैप्पी शेयर होल्डर्स, हेल्दी गवर्नमेंट रेवेन्यू। बिटुमेन बनाना नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स गिरा देता है, घाटा कराता है भैया। तो सब ओएमसीज यानी आपकी जो ऑल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इन सब ने रैशनल डिसीजन लिया, कन्वर्जन फैसिलिटीज लगाओ, जीआरएम को बढ़ाओ, बिटुमेन आउटपुट खत्म कर दो। और कलेक्टिवली इंडिया का जो डोमेस्टिक बिटुमेन प्रोडक्शन का कैपेसिटी है वो मोर और लेस 5 मिलियन टन के आसपास कैप होके रह गया है।
चाहे हमारी सरकार कितने भी हाईवेज बिल्ड करे, चाहे नेशनल टारगेट 10 मिलियन टन हो या फिर और ज्यादा हो जाए, डोमेस्टिक सप्लाई की सीलिंग भैया लग चुकी है, वो उससे ऊपर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे जैसे हम इतने ज्यादा हाईवेज और हम बनाएंगे, इंक्रीमेंटल डिमांड जो इतना है आखिर कैसे मीट होगा? इंपोर्ट्स, और मोस्टली सारे कहां से आएंगे? मिडिल ईस्ट से। अब ये सवाल जरा याद रखना, इसका जवाब थोड़ी देर में आपको मिलेगा। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी परमानेंटली 5 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास जम गई है और डिमांड हमारी 9 से 10 मिलियन मेट्रिक टन है और इंपोर्ट का ये जो गैप है ये लगातार बढ़ते ही जाने वाला है, तो जब इंपोर्ट की इस पूरी सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम आएगी तब क्या होगा? ये सवाल दिमाग में रखो। 2025 की बात करते हैं। एक अजीब सा सिचुएशन था ये बिटुमेन मार्केट के लिए। हमारी सरकार ने बोला कि इस साल हम 14% ज्यादा हाईवेज बनाएंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एक्चुअल जब ग्रोथ आई तो कितना निकला? लगभग 4% का यहाँ पे कट हुआ। एंड ये बड़ी सिचुएशन बन जाती है कि ऐसा हुआ क्यों? और रीजन था बिटुमेन का शॉर्टेज, पर सिर्फ वो रीजन नहीं था। रीजन था पोर्ट्स पे कार्गो का ओवरफ्लो होना। इंपोर्ट टर्मिनल्स पे स्टोरेज एकदम फुल था, शिप्स पोर्ट पे खड़ी थी लेकिन अनसोल्ड कार्गो लेकर के। फिजिकल मटेरियल अवेलेबल था, डिमांड थी लेकिन कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसा ही नहीं था। इलेक्शन होने के बाद एक पैटर्न होता है, वेलफेयर स्कीम्स के लिए बिजली सब्सिडी, राशन फ्री योजना, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे भैया, स्टेट गवर्नमेंट्स का बजट जो होता है वो सड़कें बनाने की जगह इन चीजों पे चले जाता है। तो रिजल्ट इज, आपने जो कार्गो अपने ऑर्डर भी किया था बिटुमेन का, जो वहां से आ रहा है, वो आप वहीं पे आप अटका के रखते कि यार जरा महीने भर वहां पे लटका के रखो, 10 दिन रखो, फिर ले लेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स को माइलस्टोन जो पेमेंट्स होती हैं वो धीरे धीरे 3 महीने में, 6 महीने में मिलने लग जाती है, उसमें और डिले होने लग जाता है। कॉन्ट्रैक्टर्स की जैसे से वर्किंग कैपिटल स्क्वीज होती है, कॉन्ट्रैक्टर्स बिटुमेन इंपोर्टर्स के पास जाना और कम कर देते हैं, और जाते हैं तो बोलते हैं हमें और ज्यादा क्रेडिट चाहिए, 90 दिन का क्रेडिट चाहिए। और वो इंपोर्टर्स जिनके पास ऑलरेडी रिसीवेबल्स माउंट हो रहे होते हैं, उनका रिस्क और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। वो कैश ओनली पे आ जाते हैं कि भैया अभी पैसा दो तो ही जाके माल मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स कैश दे नहीं पाते कि सरकार से खुद पैसा लेकर डिले के साथ आता है, और कंस्ट्रक्शन रुकने लग जाता है, धीरे होने लग जाता है। लेकिन बिटुमेन के टैंकर्स मिडिल ईस्ट से चल चुके थे, ये मेन बात है। शिप पोर्ट पे खड़ी थी, कार्गो अनसोल्ड रहे, डिमरेज चार्जेस भी उसके ऊपर लगे, पोर्ट्स पे खड़े रहने का डेली पेनल्टी लगा भैया 20 से 25 लाख रुपए का पर वेसल पर डे। इंपोर्टर पैनिक में प्राइस गिराते हैं स्टॉक क्लियर करने के लिए। क्या ये सब होना चाहिए? और इसी का रिजल्ट होता है कि दूसरे इंपोर्टर्स को भी प्राइस को गिराना पड़ता है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री का मार्जिन यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब समझ रहे हो ना, पूरी की पूरी सप्लाई चेन एकदम से एकदम क्रंच सिचुएशन में आ जाती है। और खाली इकलौती ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, अभी हमारी ये जो ईरान वाला वॉर चल रहा है उसके कारण मिडिल ईस्ट से जो कार्गोज आते थे वो ऑलमोस्ट क्या हो गया है, रुक गया है। रिजल्ट इज, इंडिया भर में जो आपके इतने हाईवेज बनते हैं सारे के सारे प्रोग्राम एकदम स्लो डाउन में आ गए हैं, लिमिटेड प्रोडक्शन हो गया है, एंड वो बड़ी बड़ी दिक्कत है हमारे पूरे की पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब कुछ लोग मुझसे कह सकते हैं कि यार हम तुमसे डिसएग्री करते हैं। जयंत, ओएमसीज जो होते हैं जो सरकार की ही हैं, सरकार उन्हें फोर्स नहीं कर सकती क्या कि भैया तुम ज्यादा बिटुमेन प्रोड्यूस करो? टेक्निकली देखो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इन सबके पास बोर्ड है, सीएफओ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के टारगेट है। ये सब लिस्टेड कंपनी है जिनके और भी शेयर होल्डर्स हैं। बिटुमेन प्रोडक्शन बढ़ाना आरओसीए को गिरा देगा एंड रिटर्न्स वहां पे कम बनेंगे, पैसा कम बनेगा, डिविडेंड कल को कम दिया जाएगा। और यही नहीं, हमारी सरकार खुद इन कंपनीज को इवैल्यूएट करती है कि भैया तुम्हारा जीआरएम और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी चल रही है। ऑफ कोर्स अगर हमारी सरकार चाहे तो बिटुमेन के प्रोडक्शन को मैंडेटरी किया जा सकता है, एक लेवल सेट किया जा सकता है, पूरी पॉलिसी बनाई जा सकती है, जो कि अब तक तो ऐसा नहीं है। एनएचएआई ने जरूर ओएमसीज के साथ इमरजेंसी एग्रीमेंट्स किए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए उन्हें नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन ये जो रिंग फेंसिंग है, ये 5 मिलियन टन्स को 9 मिलियन टन्स की डिमांड में बहुत ज्यादा यहाँ पे अभी भी गैप है, इसको आखिर कैसे फिल किया जाएगा? तो इसीलिए देखो ये सिचुएशन बड़ा ही ग्रिम बन जाता है। एक तरफ है कि बॉस पैसा किस काम से ज्यादा बनेगा, दूसरा है अगर उस तरह से पैसे बनाओगे तो हाईवेज के लिए और ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंसी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या मैं गलत हूँ, या फिर क्या यहाँ पे मैं बिटुमेन का प्रोडक्शन मैंडेटरी करना चाहिए, या फिर क्या सोल्यूशन है? कॉमेंट्स में बताओ। दो चीजें जो कि मैं सोच रहा हूँ जो कि काम कर सकती है, मैं आपको बताता हूं। पहली, स्ट्रैटेजिक कोस्टल बिटुमेन रिजर्व्स। जैसे इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं क्रूड ऑयल के लिए विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पादुर में, वही कॉन्सेप्ट बिटुमेन के लिए भी। हीटेड कोस्टल टैंक फार्म्स जो कि 90 डेज का बफर मेंटेन करे, कोई भी जियोपॉलिटिकल शॉक आया तो 3 महीने का कुशन कंस्ट्रक्शन नहीं रुकेगा। यही सेम फॉर्मूला चाइना ने भी अपनाया, जिनके पास 6 महीने का ऐसा स्टॉक हमेशा रहता है। और ऐसे ही आता है दूसरा सोल्यूशन, पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन और रिसाइकल्ड एसफाल्ट, जो एग्जिस्टिंग रोड्स की लाइफ 2x तक इंप्रूव कर देता है, जो कि फ्रेश बिटुमेन की वॉल्यूमेट्रिक डिमांड को स्ट्रक्चरली रिड्यूस कर सकता है। डिमांड ही कम हो जाएगी तो बॉस इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो चीज याद रखनी चाहिए हमें वो ये है, इंडिया की हाईवेज इसलिए डिले नहीं हो रही है कि इंजीनियर्स काम नहीं करते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स करप्ट हैं। हाईवेज डिले हो रहे हैं क्योंकि वो सब कारण तो है ही, पर साथ में एक सिस्टमैटिक इकोनॉमिक फोर्स भी है। जीआरएम का मैक्सिमाइजेशन बाय इंडियन रिफाइनरीज, इंडिया के अपने गवर्नमेंट की जो रिफाइनरीज हैं उनको परमानेंटली बिटुमेन प्रोडक्शन खत्म करने की तरफ लेके जा रहे हैं।
और दूसरा ये जो हमारी सरकार का NHAI है, यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलाइन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बॉस आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, वो कैसे आएगा, किस सिचुएशन में उसका कैसे जुगाड़ आप करोगे। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम्स प्रॉब्लम है। हर प्लेयर अपने अपने इंसेंटिव्स को फॉलो कर रहा है और कलेक्टिवली एक जगह पहुंच गए हैं हम लोग जो किसी ने कॉन्शियसली चूज नहीं करी है। और हाँ, इस स्टोरी का एक और एंगल है, शायद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। 4 मिलियन टन का जो इंपोर्ट गैप है, इसे फिल करना पड़ता है एक ऐसी सप्लाई चेन से जो कि 140 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट करता है। और इस एक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ने, इस एक फिजिकल कॉन्स्टेंट ने एक प्राइवेट कंपनी को इंडिया की पूरी इंपोर्ट मार्केट का 20 to 30% दे दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो कि बाकी किसी ने टैकल करने का कभी सोचा ही नहीं। और वो कौन है मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो बॉस सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन को जरूर दबाओ। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मैं हूं जयंत मुंद्रा। मिलते हैं अगले बढ़िया वाले डीप डाइव में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.